तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल एक आम सा दिखने वाला दिन से। तभी कैथरीन नाम की एक लेडी के फोन में एक कॉल आता है। वो अपने स्क्रीन पर एक अननोन नंबर देखती है। कैथरीन फोन उठाती है। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की बात करना शुरू करती है। वो बोलती है कि मेरा नाम युपवान है और मैं फुकेट पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। युपवान की बात करने का तरीका इतना प्रोफेशनल था कि पहले ही पल में कैथरीन को पूरा भरोसा हो जाता है कि यह कॉल बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन यह एक स्कैमर की तरफ से किया गया हुआ कॉल था। युपवान फोन पर कैथरीन को पूरी तरह फंसाने के लिए कहती है, मैं आपके आईडी नंबर के लास्ट डिजिट्स और आपका एग्जैक्ट होम एड्रेस कंफर्म कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो कैथरीन का बिल्कुल सही पता और आईडी नंबर बता देती है। कैथरीन कुछ समझ पाती इससे पहले ही कॉल अचानक फुकेट पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब स्क्रीन के उस पार से एक आदमी बहुत ही सख्त आवाज में बोलना शुरू करता है। वो कैथरीन को बुरी तरह डराते हुए कहता है कि चाइना की एक बहुत बड़ी गैंग के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका नाम सामने आया है। कैथरीन घबरा जाती है। तभी वह आदमी दोबारा चिल्लाकर कहता है, ये कॉल पूरी तरह रिकॉर्ड की जा रही है। आपको इस जांच के बारे में किसी को भी, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी बताने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। स्कैमर कैथरीन को इतना प्रेशर में डाल देता है कि मानो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बाद स्कैमर अपनी चाल चलते हुए कहता है कि अगर वो खुद को बेकसूर साबित करना चाहती है तो उसे अपने पैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस में जमा करना होगा। फिर वो लोग उन पैसों को वेरीफाई करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। वो स्कैमर कैथरीन से पूछता है कि उसके पास क्या कोई और दूसरा अकाउंट है। वो रोते हुए कहती है, मेरा एक जॉइंट अकाउंट भी है जो मैंने अपनी मासूम बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए संभाल कर रखा है। वो रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उन पैसों को ना छुए, लेकिन स्कैमर कैथरीन की बिना एक भी बात सुने वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करने की बात कहता है और उसे एक लिंक शेयर करते हुए उसे अपने सारे बैंकिंग डिटेल्स कंफर्म करने के लिए कहते हैं। कैथरीन काफी डरी हुई थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स डाल देती है। और बस क्या था, इसके अगले पल ही उसके मोबाइल पर धड़ाधड़ मैसेज आना शुरू हो जाता है। वो देखती है हर एक मैसेज के साथ उसका बैंक का अकाउंट खाली हो रहा था। तब जाकर कैथरीन के दिमाग की बत्ती जली और उसे रियलाइज होता है कि वो एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुकी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैथरीन और उसका हस्बैंड बिना एक पल गवाए फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। कैथरीन रोते हुए पुलिस ऑफिसर को अपनी पूरी कहानी डिटेल में सुनाती है और उनकी मदद करने की बात कहती। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है, ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हमारे पास पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और इस तरह के शातिर स्कैमर्स का सही लोकेशन ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये लोग नए नए तरीकों से आम जनता को अपना टारगेट बनाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर की बातें सुनकर वो दोनों काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि उनका पैसा अब उन्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद कैथरीन एमिली नाम की एक औरत से मिलती है। वो भी उसी की तरह एक स्कैम का शिकार हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से अपने साथ हुए स्कैम के बारे में डिस्कस करती है। इसके बाद एमिली उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की लाइव कैमरा के सामने आकर रोते रोते अपने साथ हुए ऑनलाइन स्कैम का पूरा सच बयान कर रही थी। उसका नाम था रॉबिन और वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो हो गया, लेकिन उन लुटेरों ने मेरी बूढ़ी दादी को भी नहीं छोड़ा। मेरी दादी की जिंदगी भर की कमाई उन स्कैमर्स ने एक झटके में उनसे छीन लिया। खैर, इसके बाद वो दोनों रॉबिन के घर का पता निकालती है और सीधे उससे मिलने पहुंच जाती है। रॉबिन उन दोनों से पूछती है, चलो मैं तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आप दोनों इतने पढ़ी लिखी होकर भी इन स्कैमर के जाल में कैसे फंस गए। इसके बाद वो लोग अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। एमिली रॉबिन से पूछती है कि क्या उसे अब तक स्कैमर्स के खिलाफ कोई सबूत या कोई भी इंफॉर्मेशन मिला है। तो रॉबिन कहती है कि उसे उनमें से एक स्कैमर का फोन नंबर और अकाउंट नंबर मिला है। फिर वो कहती है कि उसे पुलिस के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के स्कैमर्स के खिलाफ पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। शायद इसी कमजोर व्यवस्था के कारण स्कैमर्स बेखौफ होकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाती है। इसके बाद रॉबिन अपना मोबाइल उन्हें दिखाती है और वो लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में उन स्कैमर्स ने दोबारा उसकी दादी को मैसेज किया है। वो लोग उसकी बूढ़ी दादी को दोबारा टारगेट करने की फिराक में लगे हुए थे। अब इससे यह बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि उन स्कैमर्स को ना तो पुलिस ना साइबर डिवीजन, उन्हें किसी का डर नहीं है। तभी कैथरीन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। कैथरीन कहती है, अगर हम किसी तरह इस स्कैमर के साथ कॉल पर बातचीत का सिलसिला जारी रखें तो पुलिस या साइबर एक्सपर्ट्स के जरिए उनकी लाइव लोकेशन आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद एमिली बिना वक्त जाया किए रॉबिन का फोन लेकर उस स्कैमर को एक मैसेज भेजती है। थोड़ी देर बाद उस मैसेज का रिप्लाई भी आता है। अब रॉबिन कैथरीन और एमिली को अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है। वहां उनकी मुलाकात जॉन नाम के एक लड़के से होती है जो कि एक हैकर था।
शुरुआत में जॉन उनकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही रॉबिन उससे सख्त लहजे में बात करती है तब जाकर वो उनकी बातों में ध्यान देने लगता है। इसके बाद वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उनके दिए गए डिटेल्स को गहराई से एनालाइज करना शुरू करता है। वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन में उन्हें दिखाता है इस तरह के स्कैम्स को अक्सर दूसरे देश या बॉर्डर एरियाज जैसे जगहों से ऑपरेट किया जाता है। इसी वजह से उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जॉन उन्हें अपने कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता है किस तरह स्कैमर्स फेक सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये सिग्नल्स एक खास डिवाइस यानी सिम बॉक्स के जरिए जनरेट किए जाते हैं ताकि कोई इन्हें पकड़ न सके। जॉन नोटिस करता है कि जो सिग्नल ट्रैक हो रहा है वह एक जगह रुका हुआ नहीं है, बल्कि लगातार मूव कर रहा है। वो उस सिग्नल को ट्रैक करके एक स्पेसिफिक मोबाइल टावर की लोकेशन तक पहुंच जाता है और बताता है स्कैमर अभी इस वक्त इसी टावर के एरिया के आसपास मौजूद है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पहली बार उन स्कैमर्स का असली ठिकाना देखने को मिलता है। ढेरों लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हेडफोन लगाए बैठे हुए हैं और लोगों को स्कैम करने का काम कर रहे हैं। कोई नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को डरा रहा था, तो कोई बैंक ऑफिसर बनकर भोले भाले लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था। उनके बीच ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था यान, लेकिन उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो ये काम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के कारण कर रही थी। वहीं पर हम पीटर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को डरा रहा था। फिर यान की एक दोस्त उसे मोबाइल पर वही वायरल वीडियो दिखाती है जिसमें रॉबिन लाइव आकर अपनी दादी के साथ हुए स्कैम का दुख रो रही थी। यान उस वीडियो को देखते ही एकदम से सुन्न हो जाती है, मानो उसे अपना कोई पुरानी बात याद आ गई हो। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि वो एक दिन चोरी करते हुए पकड़ी जाती है और रॉबिन की दादी की दुकान पर आकर छिप जाती है। लेकिन रॉबिन की दादी उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे बचाती है और उसे कुछ पैसे और खाने का सामान भी देती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें किंग्स क्रॉस नाम की एक म्यूजिक कंपनी को दिखाया जाता है। बाहर से देखने पर तो यह एक नॉर्मल म्यूजिक कंपनी जैसा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर असल में एक नया और हाईटेक स्कैम सेटअप तैयार किया जा रहा था। यहाँ पीटर अपना स्कैमर्स का ग्रुप तैयार करके लोगों के साथ स्कैम करने वाला था। पीटर सबको अपना अपना काम समझाते हैं और सबके सामने यान को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, अब से ये तुम सभी को ट्रेनिंग देगी। पीटर उन्हें यह भी बताता है, शुरुआत में तुम्हें लग रहा होगा कि हमारी कंपनी छोटी है, लेकिन जल्द ही देखना हम पर पैसों की बारिश होने लगेगी। यह कहकर वो सबको अपना अपना काम शुरू करने के लिए कहता है। इधर दूसरी तरफ एमिली, कैथरीन और रॉबिन दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और जॉन से मिली ट्रैकिंग लोकेशन की फोटो ऑफिसर के सामने रखती हैं। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उल्टा उनसे सवाल करने लगता है कि उन्हें यह जानकारी कहाँ से मिली और किसी की पर्सनल डिटेल्स और लोकेशन बिना परमिशन के इस तरह निकालना गैर कानूनी है। मतलब दोस्तों, स्कैमर्स स्कैम करें वो ठीक है, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए कोई पुलिस की मदद भी करना चाहे तो उल्टा पुलिस उनसे ही सवाल जवाब करने लगती है। खैर, अब पुलिस स्टेशन से निराश होकर वो तीनों दोबारा हैकर जॉन के पास पहुंचती है। उनका इरादा साफ था, वो अब खुद उन स्कैमर्स के खिलाफ एक्शन लेने वाली थी। कैथरीन कहती है, अगर हमें सच में उन स्कैमर्स तक पहुंचना है और अपना पैसा वापस निकालना है तो हमें एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। फिर वो उन्हें अपना प्लान समझाती है कि अगर वो लोग किसी तरह उस स्कैमर को मिलने के लिए बुला सके जो रॉबिन की दादी को मैसेज कर रहा था, तो उसका पीछा करते हुए वो लोग उनके अड्डे तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो लोग रॉबिन की दादी के मोबाइल से उस स्कैमर को मैसेज करती हैं। वो मैसेज में लिखती हैं कि उनके पास बहुत सारा सोना यानी गोल्ड रखा है और क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह सारा सोना भी जमा करना होगा। अब वो लालची स्कैमर फौरन हाँ में जवाब भेजता है। इसके बाद वो लोग उस स्कैमर को एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर वो लोग एक ज्वेलरी बॉक्स के अंदर ट्रैकर छिपाकर उसके अंदर कुछ नकली ज्वेलरी रख देते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। दरअसल हुआ यूं, स्कैमर वहां आता तो है, लेकिन वो दादी का सोना लूटने के बजाय चुपके से उनके बैग में अपनी तरफ से कुछ पैसे छोड़कर चला जाता है। यह देखकर कैथरीन और रॉबिन एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। और दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि आखिर स्कैमर ने उनकी दादी के लिए पैसे क्यों छोड़ गए। दरअसल ये काम यान ने करवाया था क्योंकि उसे काफी गिल्ट महसूस हो रहा था, क्योंकि एक टाइम पर जिस औरत ने उसकी मदद की थी उसे ही उसने स्कैम करके उसका सारा पैसा लूट लिया। अब उन स्कैमर्स को वहां से जाते हुए देख एमिली कॉरिडोर में एक छोटा सा केओस क्रिएट करती हैं और मौका देखकर रॉबिन भी यान के साथ टकरा जाती है, जिससे कि उसके बैग का सारा सामान बिखर जाता है। अब इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर जॉन यान का फोन उठा लेता है और चुपके से उसके फोन के कवर के अंदर वो ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर देता है।
इस तरह उनका प्लान कामयाब हो जाता है और वो लोग उस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए उन्हें ट्रैक करते हुए स्कैमर्स के उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनका ऑफिस था। अब सिर्फ लोकेशन पता चलने से उनका पैसा वापस नहीं आने वाला था। वो लोग जिस बिल्डिंग में पहुंचते हैं उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अजीब था, जहां हर एक फ्लोर पर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थीं। इसलिए कैथरीन एक स्मार्ट डिसीजन लेती है और उन स्कैमर्स के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर एक खाली दुकान रेंट पर ले लेती है, ताकि वो लोग उनकी हर एक मूवमेंट पर करीब से नजर रख सके। अब वो चारों उन स्कैमर्स के ठीक ऊपर वाले फ्लोर में अपना सेटअप तैयार कर लेते हैं और उन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। वो लोग ऐसा ऑडियो स्पाइंग सेटअप तैयार करते हैं जहां से वह नीचे बैठे स्कैमर्स की आवाज साफ साफ सुन सकें, उनकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकें और उनके पूरे नेटवर्क को समझ सकें। अब उन्हें धीरे धीरे स्कैमर्स की पूरी टीम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलने लगता है। उन्हें स्क्रीन पर दिखता है कि इस पूरे नेटवर्क के दो मेन लीडर्स हैं, पीटर और यान, और ये पूरा ऑनलाइन फ्रॉड का बिजनेस इन्हीं दोनों के कंट्रोल में चल रहा है। वो ध्यान से उनका डेली रूटीन भी नोट कर लेते हैं। अब नीचे स्कैमर्स के ऑफिस में पीटर अपनी पूरी टीम को उनके काम करने के तरीके पर लेक्चर दे रहा होता है। पीटर के लिए यह धंधा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि उसके लिए यह एक आर्ट, एक कला है। वो कहता है, हमें सामने वाले के डर को समझकर उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना है और उन्हें इतना डराना है कि वो हमारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। अब ऊपर माइक्रोफोन पर पीटर की ये सब बातें सुनकर रॉबिन का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है और वो नीचे उसे मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी एमिली और जॉन बीच में आकर उसे शांत करती है। कैथरीन कहती है, हमें अभी तक हमारे चोरी हुए पैसों का कोई डायरेक्ट सुराग नहीं मिला है। ये लूटा हुआ पैसा आखिर किन किन बैंक अकाउंट्स में जा रहा है और उन पैसों को कैश में कौन बदल रहा है? जब तक हम यह सब नहीं जान लेते, हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। अगली सुबह नीचे कमरे में स्कैमर्स एक नए शिकार को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो खुद को बड़ा पुलिस ऑफिसर बताकर सामने वाले बंदे को डराने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक पूरी सिचुएशन बदल जाती है। वो सामने वाला कस्टमर उनकी बातों में आकर डरने के बजाय उल्टा उन्हीं के फ्रॉड को एक्सपोज करने लगता है। वो आदमी फोन पर उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगता है। यह देखकर पीटर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अपनी पूरी टीम पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। तभी उसकी नजर फोन पर बैठी यान पर पड़ती है और वो उस पर भी गुस्सा करने लगता है। पीटर को लगता है कि उसकी टीम का कोई भी मेंबर अब इस काम को लेकर सीरियस नहीं है और उनका ध्यान दूसरी चीजों पर लगा रहता है। इसके बाद वो अपने सभी टीम मेंबर्स का फोन छीन लेता है ताकि ऑफिस में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना रहे और सबका ध्यान सिर्फ काम पर रहे। ऊपर वाले कमरे में बैठे जॉन और एमिली टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि पीटर के फोन छीनने की वजह से अब वो लोग उनकी बातें नहीं सुन पाएंगे। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि पीटर इस वक्त ऑफिस में नहीं, बल्कि किसी दूसरी खुफिया जगह पर एक लड़की के साथ अकेले में बात कर रहा है। वो दोनों हेडफोन लगाकर बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनने लगते हैं और यहीं से उनके हाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लगती है। वो लड़की पीटर से कहती है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारे लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाई हूँ। यह सुनते ही जॉन फौरन अपने लैपटॉप पर ट्रैकिंग शुरू करता है और थोड़ी ही देर में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लोकेशन सामने आता है, माय लेडी नाम का एक होटल। इसके बाद एमिली एक पुराने दोस्त से मिलने जाती है। यह दोस्त कोई आम लड़का नहीं, बल्कि वो एक बहुत बड़ा हैकर था। वो आदमी उसे एक ऐसा डिवाइस देता है जिसे एक बार फोन में कनेक्ट करने के बाद वो डिवाइस उस फोन को ऑटोमेटिकली हैक कर लेता है, जिसके बाद उस फोन को कहीं से भी वायरलेसली एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद एमिली चुपके से उस लड़की का पीछा करती है और मौका देखकर उसके हैंडबैग से फोन निकालकर उसमें वो डिवाइस लगाकर उसके फोन को हैक कर लेती है और फिर चालाकी से उसका फोन जमीन पर गिरा हुआ मिला बोलकर उसे लौटा देती है। दूसरी तरफ रॉबिन एक मोटी रस्सी अपनी कमर में बांधकर सीधे नीचे स्कैमर्स के फ्लोर की खिड़की तक पहुंच जाती है। खिड़की से अंदर घुसकर वो तेजी से वहां के सारे कंप्यूटर्स के पीछे हैकिंग डिवाइस लगाने लगती है। जब रॉबिन अंदर काम कर रही थी, जॉन डिलीवरी बॉय बनकर उनका ध्यान भटकाता है, लेकिन तभी असली डिलीवरी बॉय खाना लेकर वहां पहुंच जाता है। यह देखकर जॉन की हालत खराब हो जाती है और वो धीरे से वहां से खिसक लेता है। इधर जब वो लड़की अपने होटल के कमरे में पहुंचती है, तब वहां पर डेविड नाम का एक टकला आदमी बैठा हुआ था, जो असल में इस पूरे इंटरनेशनल स्कैम और सिंडिकेट का मेन बॉस और फाइनेंसर था। उसे पता चल चुका था कि किसी ने उसके वहां से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराया है। उधर रॉबिन अभी भी ऑफिस के अंदर ही कंप्यूटर से डेटा निकाल रही होती है, लेकिन जैसे ही गार्ड्स उसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं और वह पकड़ी जाने वाली होती है,
तभी कैथरीन बाहर कॉरिडोर में खड़ी होकर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश करती है। कैथरीन की वजह से रॉबिन को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पीटर पहुंच जाता है और उससे सवाल करने लगता है। कैथरीन उनके बीच फंस जाती है और डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एमिली पहुंच जाती है और उसे किसी तरह उनके बीच से निकाल लाती है। दूसरी तरफ बाहर खिड़की पर रॉबिन जैसे ही रस्सी के सहारे ऊपर वापस जाने की कोशिश करती है, तभी अचानक रस्सी टूट जाती है और रॉबिन सीधे नीचे जमीन पर गिर जाती है। अगली सुबह जब रॉबिन की आंखें खुलती है, वो दर्द से कराह रही थी और अपने आप को काफी घायल हालत में देखती है। फिर वो किसी तरह उनके ठिकाने तक पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि सब कुछ खाली है और उनकी टीम का कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और ग्रुप के मैसेजेस चेक करती है, जहां सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद वो कैथरीन की एक मैसेज देखती है, जिसमें वो लिखती है कि वो अब से यह काम नहीं करेगी क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। वो खुद को और अपने परिवार को इस जोखिम में नहीं डालना चाहती। यह देखकर रॉबिन को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ पीटर जब घर पर था, वो देखता है कि यान के मोबाइल पे एक मैसेज आया है जो रॉबिन के दादी ने भेजा था। उसमें लिखा था कि आधे पैसे मिल गए हैं और बाकी के कब मिलेंगे। मैसेज देखकर पीटर भड़क जाता है। पीटर समझ जाता है कि यान उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रही है और गुस्से में दादी को रिप्लाई करता है कि अब उन्हें कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर जब रॉबिन घर पहुंचती है, तब वो देखती है कि उसकी दादी जमीन पर पड़ी हुई है और उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान देने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने पीटर के वो मैसेजेस देख लिए थे। वो फौरन अपने दादी को हॉस्पिटल ले जाती है। खैर, अब जबकि पीटर को पता चल चुका था कि यान ने रॉबिन की दादी को पैसे वापस किए हैं, इसीलिए कैथरीन सबको फिर से एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। अब वो प्लान बनाते हैं कि अगर उन स्कैमर्स से अपना पैसा वापस निकालना है तो उन्हें भी उनकी ही तरह गेम खेलना होगा। इसके बाद पीटर अपने ऑफिस पहुंचता है और यान को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है और उसे हथकड़ी से बांध देता है। फिर उसका फोन दिखाकर सच्चाई पूछता है। यान पैसे ट्रांसफर करने की बात कबूल करती है। यह बात सुनकर पीटर भड़क उठता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तभी पीटर को उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो कहती है उनका बेटा स्कूल से गायब है। यह सुनकर वो घबराकर तुरंत वहां से निकल जाता है। अब मौके का फायदा उठाते हुए एमिली और रॉबिन बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अब सिचुएशन को देखते हुए कैथरीन प्लान बी एक्टिवेट करने को कहती है। उसी वक्त जॉन स्कैमर्स का पूरा सिस्टम हैक कर देता है और उनके कंप्यूटर और मोबाइल में अचानक लाउड म्यूजिक बजने लगता है, जिससे उन्हें शक हो जाता है कि कोई पास के कमरे से यह सब कर रहा है। वो लोग ऊपर के फ्लोर की तरफ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एमिली यान को बचाने के लिए उसके कमरे में घुस जाती है, लेकिन तभी अचानक पीटर का एक आदमी उस कमरे में आ जाता है। वह उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक डेविड वहां पहुंच जाता है और उसे गोली मार देता है। फिर वो एमिली की तरफ गन टांगते हुए पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? एमिली काफी डर जाती है। इसी दौरान वहां पर अचानक एक पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है जो इन स्कैम्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और लगातार डेविड के ऊपर नजर रख रहा था। अब उस पुलिस ऑफिसर को देखकर डेविड उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। आखिरकार डेविड को गोली लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है और वहां मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ पीटर अभी भी फरार था और यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में पीटर के बेटे को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि ये कैथरीन के प्लान का ही एक हिस्सा था। दरअसल वो लोग पीटर को वहां से निकालने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हुए वो डीप फेक वीडियो बनाया था, जिसमें पीटर की पत्नी उनका बच्चा गायब होने की बात कह रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि कैथरीन वैन में बैठकर पीटर का पीछा कर रही होती है और ये एक खतरनाक रेस में बदल जाती है। कैथरीन की वैन पीटर की गाड़ी को बार बार टक्कर मारती है और आखिरकार पीटर की गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद कैथरीन उसकी गाड़ी के पास पहुंचती है और पीटर के पास पड़े मोबाइल को उठाकर उसका सारा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, पीटर उस पर गन तान देता है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी तेज रफ्तार से आती रॉबिन की गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। आखिरकार पीटर मारा जाता है और इस तरह रॉबिन को अपने दादी का बदला मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अपने खोए हुए पैसे को वापस पाने के बाद बाकी के पैसे जो बच जाते हैं वो लोग उन विक्टिम्स को ट्रांसफर कर देते हैं जो लोग उन स्कैमर्स के फ्रॉड के शिकार हुए थे। फिर कैथरीन उन पैसों से अपनी बेटी को एक बहुत ही बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवाती है और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।